हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो तुम लोग यार? बताओ। बढ़िया हो? चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे? लास्ट क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर पे बात कर रहे थे ना। क्या बात कर रहे थे? लास्ट क्लास में हमारा नोमेनक्लेचर चल रहा था और नोमेनक्लेचर में हम लोग किस टॉपिक पे बात किए थे? आई थिंक 2 डिग्री सफिक्स पे हम लोग बात किए थे, है ना। तो तुम लोग अच्छे हैं ना, बढ़िया है ना। चलो, सब बढ़िया होना चाहिए। ईश्वर के कृपा से सबका ऊपर वाला की कृपा है। सब लोग मस्त रहो, एंजॉय करो और सीरियस होकर के स्टडी नहीं करना है ना। बिल्कुल एंजॉय करके स्टडी करना है, मस्त होकर के स्टडी करना है, धीरे धीरे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। कछुआ खरगोश की तो आप कहानी सुना ही होगा। जो बहुत कंटिन्यूटी मेंटेन करके जो रहता है, जो कंटिन्यू मोशन में रहता है, उसी को जीत होता है। ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ से स्टडी किए और फिर कल सो गए, फिर कल बैठ गए, तो उससे रिजल्ट नहीं होगा। हमें करना क्या है कि हमें 2 घंटे ही पढ़ना है, लेकिन रोज़ दिन पढ़ना है, ठीक है। तो बस बिल्कुल आपको बस यही मैं बता रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ उसी की तरह से स्टडी कीजिए। आपको सीरियस होकर के स्टडी नहीं करना है, टेंशन लेकर के स्टडी नहीं करना है, आराम आराम से स्टडी करना है। बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, अजीत सर के ऊपर छोड़ दो। अजीत सर तुम्हारे घर में रिजल्ट पहुँचाएगा, नो डाउट। 110% हमसे तुम चैलेंज करवा लो, हम ओपन चैलेंज तुमसे कर रहे हैं कि तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे घर जाएगा। बशर्ते सीरियस होकर के नहीं पढ़ना, इंजॉय से पढ़ना है, रिलैक्स होकर के पढ़ना है। मस्त गाना वाना गाना सुनना है, ठीक है ना। पढ़ते समय नहीं, पढ़ने के बाद या पढ़ने से पहले, और उसके बाद फिर क्या करना है अपना, जब स्टडी हो, पढ़ना बैठो या कहीं लेक्चर देखना स्टार्ट करो, किसी का वीडियो लेक्चर देखना स्टार्ट करो, तो उस समय सिर्फ कंसंट्रेट कर लो। मतलब कि जब तुम पढ़ते हो तब कंसंट्रेट करो, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करो और रिलैक्स होकर के पढ़ो। तो टेंशन में नहीं, आराम से पढ़ना है। तो चलो, आज हम लोग देखते हैं जो पिछले क्लास में हम लोग लास्ट किए थे, उसके आगे हम लोग देखते हैं कि क्या करना है ना। क्या क्या टॉपिक बच गया है उसको आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। और जो टॉपिक हम स्टार्ट किए हैं नोमेनक्लेचर, वो बोर्ड के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उससे क्वेश्चन तो रहना ही रहना है, चाहे वो आईआईटी हो या मेडिकल हो या तो किसी एग्ज़ाम का बोर्ड हो, किसी स्टेट का बोर्ड हो या सीबीएसई का बोर्ड हो, ठीक है ना। तो आप इसको कभी भी आप इसको नॉर्मल नहीं लेना है, सीरियस लेना है, सीरियस लेकर के समझना है और पूरी वीडियो अच्छे से ध्यान से समझना है, देखना है और उसका एक नोट्स बनाना है, प्रॉपर नोट्स बनाना है, ठीक है। आपको हम पूरा कोशिश करेंगे समझाने का, पूरा कोशिश करेंगे कि आपको हर पॉइंट समझ में आए, है ना। कहीं से भी कोई एरर आपको नहीं रहे माइंड में और आप उसको अच्छे से समझें और बढ़िया बेहतरीन करें, ये हमारे आपसे दुआ है। तो बेटा, मैं आपको बता रहा था कल लास्ट क्लास में कि नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे लिखेंगे किसी भी कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल का। तो आज उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं जहां हम लोग लास्ट किए थे। लास्ट हमारा टॉपिक ये था कि 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया था कि 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है, ठीक है। जो बच्चे आज नया जुड़े होंगे, जो बच्चे आज नया पढ़ रहे होंगे, उनकी पहली क्लास होगी, वो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पीछे लेक्चर जा करके एक बार देख ले, बैक वाला प्रीवियस लेक्चर देख ले, तब इस लेक्चर को देखे। मेरे अनुसार से उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। चलो, तो नोमेनक्लेचर हम लोग बात कर रहे थे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे बात कर रहे थे। किस पे बात कर रहे थे भाई? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ये मेरा हेडिंग था, ये मेरा हेडिंग था कल का, है ना। अब देखना तुम चीजों को, हेडिंग था। तो हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मैंने आपको बताया था 21/012। मैंने बोला था कि ये चीज को आपको याद रखना। इसके बारे में बताया था 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, रूट वर्ड, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। और इस पे हम लोग एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुके हैं। 2 डिग्री सफिक्स पे हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। कौन कौन सा 2 डिग्री सफिक्स में आता है वो सारे बता दिए। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इससे अब हम आगे चलते हैं। चलो देखो, आपको कहीं से कोई डाउट नहीं आएगा बेटा, काफ़ी हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे इसका। चलो देखो, अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। कहता है while writing, है ना, while writing IUPAC naming 3 point must be kept। 3 पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए। जब आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो 3 पॉइंट आपको माइंड में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 3 पॉइंट आपको माइंड में होना चाहिए। कौन कौन सा?
पहला पॉइंट के बारे में बात करें, जब आप आईपीसी नाम लिखना स्टार्ट करते हो तो ये 3 बातों को आप ध्यान में रखना है ना। ये 3 बातों को ध्यान में रख करके आप कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल का आईपीसी नेम अच्छे से लिख सकते हो। और कौन कौन से पॉइंट है समझिएगा, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन, पहला जो काम आपको करना है वो पेरेंट चेन को आइडेंटिफाई करना है। कैसे आइडेंटिफाई करना हम आपको बताएंगे। पहले आप 3 पॉइंट को समझ लो कि 3 पॉइंट वो कौन कौन सा है, जब हम लोग आईपीसी नाम लिखेंगे तो ध्यान में रखना होता है। दूसरा पॉइंट है नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन। और तीसरा जो पॉइंट है वो क्या रखना है, लास्ट में हम लोग नेमिंग करते हैं, क्या कर देंगे बोलो, नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स, ठीक है। इसके बाद लास्ट में जो कंपाउंड होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, ठीक है ना। तो जब आईपीसी नोमेनक्लेचर किसी कंपाउंड को लिखते हैं तो ये 3 पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना होता है। पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन, दूसरा नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन एंड तीसरा नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स। अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का अगर आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेरेंट चेन अगर कर लिए, सही कर लिए, तो 50% तो नोमेनक्लेचर यहीं से सही हो जाएगा। जब आप किसी भी कंपाउंड का पेरेंट चेन सिलेक्ट करने अगर आ गया तो आप मान लो कि 50% नोमेनक्लेचर वहीं सही हो गया। इसके बाद अगर आप नंबरिंग सही ढंग से कर लेते हैं तो समझ लो कि 25% जो है 75%, 50% तो यही कंप्लीट हो गया, समझ लो 75%, 25% और मान लो कितना 75% आपको बिल्कुल 100% कंप्लीट हो जाएगा। 50% तो सिर्फ अगर आप पेरेंट चेन को सिलेक्ट कर लेते, अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते, तो 50% नोमेनक्लेचर सही होने का चांस वही हो गया। अगर आप ये कर लिए, नंबरिंग अगर कर लिए पेरेंट चेन के, तो समझ लो कि आप 25 क्या, या ऐसे बोलो, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप आइडेंटिफाई कर लिए तो समझ लो कि 90% जो है पूरा दोनों को मिलाकर अगर मैं बोल रहा हूँ 90% ही ऐसे ही सही हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर मैं वेटेज की बात करूं तो 40% वेटेज मैं इसको देता हूं, 40% वेटेज मैं इसको देता हूं, बाकी 10% इसको मैं देता हूं। क्यों देता हूं कि भैया इसके बाद अगर ये दोनों सही अगर हो गया तो आप अगर ऑप्शन से भी अगर मैच करेंगे ना, जो 4 ऑप्शन दिया हुआ रहता है उससे भी मैच करेंगे तो आंसर करेक्ट मैच होगा, वही वाला मैच होगा जो सही होगा, क्योंकि 3 गलत होगा, एक ही सही होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इसमें से कोई भी एक चीज अगर आपने गलती किया, अगर कोई भी एक चीज गलती हुआ तो ऑप्शन से अगर भी मैच करेंगे या आप खुद से भी बनाएंगे तो आंसर वही मैच होगा जो गलत होगा, सही नहीं होगा। कहने का मतलब कि 3 पॉइंट में से इसको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, इसको बताते समय सबसे ज्यादा ध्यान से समझना है, उसके बाद इसको समझना। अगर ये 2 चीज आ गया तो नेमिंग लिखना बहुत टफ चीज नहीं होता है, बहुत आराम से हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हम लोग नोमेनक्लेचर लिखेंगे तो ये 3 बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन एंड नेमिंग ऑफ द कंपाउंड्स। आइए अब हम बताते हैं, वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन क्या होता है, नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन क्या होता है, नेमिंग ऑफ द कंपाउंड क्या होता है। तो चलिए वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। पहला हम लोग देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेरेंट चेन, ठीक है। तो अगला पेज में हम लोग चलते हैं, देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेरेंट चेन। आइडेंटिफिकेशन पहला हमारा टॉपिक क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेरेंट चेन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेरेंट चेन। समझिए क्या होता है। तो इसको मैं लिखा रहा हूं, those carbon chain will be selected as a
parent chain which contain, ध्यान दीजिएगा, which contain maximum number of carbon atoms, either the chains are open chain, closed chain, or branch chain, but the selection of parent chain should be in continuous form, but the selection should be in continuous form. अब समझिएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेरेंट चेन क्या कहता है कि दोज कार्बन चेन विल बी सिलेक्टेड एज अ पेरेंट चेन, which contain the maximum number of, देखिएगा ध्यान से, हाँ देखेंगे, दोज कार्बन चेन विल बी सिलेक्टेड एज अ पेरेंट चेन which contain the maximum, very good, which contain the maximum number of carbon atoms, either the chains are open chain, closed chain or branch chain, but the selection of parent chain should be in continuous form. कहता है, आप समझिएगा इस बातों को, है ना, मैंने आपको लिखा दिया हूँ थ्योरी कि कैसे सिलेक्ट करना है, अब इसको समझिए। कह रहा है कि जब पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे तो जब कार्बन को जब चेन मिलेगा तो उस केसेस में करना क्या है, उस कार्बन को चेन का हम लोग पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे जिस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा। हो सकता है चेन रिंग के फॉर्म में होगा या ओपन चेन के फॉर्म में होगा या तो ब्रांच के फॉर्म में होगा, लेकिन सिलेक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए। आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा एग्जाम्पल के साथ, आप इसको एग्जाम्पल देखिए और आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सपोज मान लो कि हम कार्बन का एक ऐसा चेन ले लिए, ध्यान से समझना, कार्बन का हम एक ऐसा चेन ले लिए, ठीक है, और इसको हमको पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है ना, पेरेंट चेन सिलेक्ट करना। पेरेंट चेन को हम लोग प्रिंसिपल चेन भी बोलते हैं और मेन चेन भी बोलते हैं। और पेरेंट चेन का मतलब क्या हुआ, दो चेन विच कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, जिस कार्बन के चेन में मैक्सिमम कार्बन एटम हो जाए उसी को हम लोग बोलेंगे पेरेंट चेन, प्रिंसिपल चेन या मेन चेन। तो जो आपको आइडेंटिफाई करना है पेरेंट चेन का, तो आइडेंटिफाई करना, तो क्या आइडेंटिफाई करना है कि कार्बन में क्या होना चाहिए, कार्बन के चेन में क्या होना चाहिए, मैक्सिमम कार्बन एटम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल समझो बेटा, सपोज मान लो कि एक हमारे पास कंपाउंड्स मिल गया, अब ये कंपाउंड मिल गया, अब हमको पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है। क्या करना है, पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है। तो पेरेंट चेन सिलेक्ट करते समय क्या करना है कि हर एक एंड से दूसरा एंड पे जाना है, हर एक एंड से दूसरा एंड पे जाना है। तो आपके पास 3 एंड मिलने के चांसेस है, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ या एक यहाँ से यहाँ, है ना, तीनों एंड पे जाने की संभावना। चलो हम तीनों चेक कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4, एक ये है ना, एक और इसका स्ट्रक्चर ले ले रहे हैं, सेम स्ट्रक्चर ले ले रहे हैं, देखना ध्यान से, ऐसा ले लिए, ठीक है, देखो ऐसा ले लिए,
राइट। अगर सपोज मान लो कि हमको पैरेंट चेन सिलेक्ट करना है तो काउंट करो, है ना, हर एक एंड से दूसरा एंड पे जाना और मैक्सिमम कार्बन लेकर के चलना है। ठीक है, हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4। हमको मन किया कि इस यहाँ से यहाँ 4 कार्बन है तो इसको ऐसे सिलेक्ट कर लिए, देखो ऐसे सिलेक्ट कर लिए। हो सकता है कोई स्टूडेंट क्या करेगा कि यहाँ से यहाँ चलेगा, क्योंकि 3 पॉसिबिलिटी था, एक तो यहाँ से यहाँ पॉसिबिलिटी, दूसरा यहाँ से यहाँ पॉसिबिलिटी, तीसरा हो सकता है यहाँ से यहाँ पॉसिबिलिटी, तीनों पॉसिबिलिटी चेक कर ले रहे हैं। हो सकता है कोई स्टूडेंट यहाँ से इधर आ जाए, 1 2 3 4 ऐसे सिलेक्ट कर ले, ध्यान से समझना, ऐसे सिलेक्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। हो सकता है कोई स्टूडेंट यहाँ से यहाँ सिलेक्ट कर ले, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, बोलो, यहाँ से यहाँ सिलेक्ट कर ले, यहाँ से यहाँ सिलेक्ट कर ले, हो सकता है, राइट। एक पॉसिबिलिटी और है, क्या है सर, ऐसे वाला 1 2 3 4 ऐसे वाला, देखो ध्यान से। हो सकता है कोई स्टूडेंट क्या करे कि पूरा ऐसे सिलेक्ट कर ले, ऐसे सिलेक्ट कर ले, पूरे कार्बन को चैन में ले लो। अब एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा, ये आप समझो चाहे नहीं, आप इसको याद रखो चाहे नहीं रखो, इसको ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में आपको यही पूछेगा, थ्योरी नहीं पूछेगा। थ्योरी तो आपको हम बता रहे हैं समझने के लिए कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो लिखे हैं वही इसको हम लोग कर रहे हैं, ताकि आप भुला भी गया तो आप इसको याद रखो कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरेंट चेन होता है क्या है। अब तुम खुद से देखो, यहां से यहां सेलेक्ट किया, कितना कार्बन है सर इसमें, देखो 1 2 3 4। इसने भी सिलेक्ट किया तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4। इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3। तो भैया देखो रूल क्या कहता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैरेंट चेन का रूल क्या कहता है कि उस कार्बन चेन का चेन सेलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, जिसमें क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। तो भैया यहाँ इस दोनों में तो 4 4 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये तो पहला गलत हो गया, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैक्सिमम कार्बन तो है ही नहीं। रूल तो कहता है कि दोज कार्बन विद चेन will be selected as a parent chain which contain the maximum number of carbon atoms। तो भैया इसमें तो 3 दिख रहा है और इसमें कितना दिख रहा है, 4 4। चलो अच्छा, अब हम लोग बात करें कि सर इसमें से और इसमें से यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, ठीक है ना। अब ये दोनों का लास्ट में विचार करते हैं, पहले इसके बारे में देखो। अब इसने क्या किया कि मैक्सिमम कार्बन के चक्कर में हो क्या किया कि पूरे चेन को कंसीडर कर लिया। क्यों, क्योंकि अगर इसमें अगर ऐसे सिलेक्ट करोगे तो कितना कार्बन आ रहा है, 1 2 3 4 5 आ रहा है कि ना, सबसे ज्यादा इसमें हो रहा। लेकिन ये सिलेक्शन ही गलत है, ये ऐसा सिलेक्शन ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए। अगर आप यहाँ से स्टार्ट किए तो यहाँ से यहाँ जाइए कंटिन्यूटी फॉर्म में, या तो यहाँ से अगर यहाँ जाइए या तो यहाँ से यहाँ जाए। आप ऐसे पूरा चीज को सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, ये डिसकंटिन्यू। देखो यहाँ से ऊपर चला गया तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी होगा, कंटिन्यूटी नहीं हुआ। अगर कंटिन्यूटी होता तो यहाँ से सिलेक्ट किए तो बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए था, ऊपर नहीं आना चाहिए था, तो ये डिसकंटिन्यूटी हो गया। एक एंड से दूसरा एंड जाना है, तीसरा एंड नहीं आना चाहिए, तो ये तो सिलेक्शन ही गलत है, ये तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। अब बात रहेगा ये दोनों में, तो इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन, ये दोनों को दोनों सही है। आपको जो सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट कर लीजिए। ये भी पैरेंट चेन सही है और ये भी पैरेंट चेन सही है। क्या समझा, ये भी पैरेंट चेन सही है, ये भी पैरेंट चेन सही है। क्यों, क्योंकि रूल्स मैक्सिमम बोला तो 4 कार्बन इसमें भी आ रहा है और 4 कार्बन इसमें भी आ रहा है। आप दोनों तरीका से अगर सेलेक्ट करेंगे तो नेमिंग आपको सही आएगा, गलत नहीं आएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अगला एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान समझना। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल, अगर सपोज मान लो कि ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ध्यान समझना, राइट। और हमने क्या किया, ऐसा ले लिया, देखो ध्यान से, ठीक है। हमने क्या किया, ऐसा ले लिया, है ना, ऐसा ले लिया। तो यहां पर भी 3 पॉसिबिलिटी, या तो यहां से यहां आ जाए, या तो यहां से यहां चल जाए, या तो यहां से यहां आ जाए, एक ही चीज है। हो सकता है कि आपका मन में काउंट कर ले, देख लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। यहां से यहां जाएंगे तो 5 कार्बन है, और यहां से यहां जाएंगे तो कितना कार्बन है, 6 कार्बन है। यहां से अगर यहां गए तो 5 कार्बन, यहां से यहां गए तो 6 कार्बन। तो जो लड़का इसको सेलेक्ट करेगा, इसको सेलेक्ट करेगा, और जो लड़का इसको सेलेक्ट करेगा, थोड़ा देखना ध्यान से, इसको सेलेक्ट करेगा तो कौन सा सही होगा। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें अगर हम लोग बात करें 1 2 3 4 5 6, जाहिर सी बात है कि 5 वाला गलत होगा और 6 वाला क्या होगा सर, सही होगा। अब तुम बोलोगे कि सर इसको अगर मान लिया जाए कि हमने
यहाँ से यहाँ सिलेक्ट नहीं करके यहाँ से यहाँ सिलेक्ट करते, तो देखो यहाँ से यहाँ सिलेक्ट करते तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे भी आ रहा था, तो एक ही चीज़ होता। अरे इधर से इधर जाओ चाहे इधर से इधर जाओ, बात एक ही है। ऐसे भी तुम देखो यहाँ से यहाँ आओगे तो इधर जाओगे तो 2 कार्बन, इधर भी जाओगे 2 कार्बन, तो ये वाला इधर भी करोगे तो वो भी सही होगा और यहाँ से यहाँ भी चलेगा तो वो भी सही होगा, लेकिन ये वाला कभी सही नहीं हो सकता, ये वाला कभी सही नहीं हो सकता है। ठीक है सर। तीसरा, ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि इसमें 5 कार्बन आ रहे थे, उसमें कितना आ रहे थे? 6 कार्बन आ रहे थे। तीसरा एग्जाम्पल समझो, तीसरा एग्जाम्पल समझो, है ना। सपोज मान लिया जाए कि आपके पास एक हम ऐसा स्ट्रक्चर ले लिए, देखना ध्यान से, ऐसा स्ट्रक्चर ले लिए, ऐसा स्ट्रक्चर ले लिए, ऐसा स्ट्रक्चर ले लिए, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी है, काउंट कर लो, देख लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां से करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब किसी भी इंड से अगर देखोगे तो सारा इंड टू इंड अगर जाओगे तो 5 ही मिल रहा। हाँ बशर्ते यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ आओगे तो मिनिमम, यार इतना तो कॉमन सेंस सही है कि यहाँ से यहाँ तो सोच नहीं पा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये तो 3 दिख रहा। अरे हमें मैक्सिमम कार्बन के पॉसिबिलिटी क्या मिला? या तो यहाँ से यहाँ चले, मैक्सिमम दिखने की पॉसिबिलिटी क्या? ये तो कॉमन सेंस की बात है कि इतना तो दिख जाता है स्ट्रक्चर देख करके, ज्यादा कार्बन कहाँ मिलेगा, कहाँ से कहाँ जाएंगे, तो ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं कि यहाँ से यहाँ चल जाएंगे, गलत हो जाएगा चीजें। हमको 4 पॉसिबिलिटी क्या दिख रही है? या तो यहाँ से यहाँ आ जाओ, या तो यहाँ से यहाँ आ जाओ, या तो यहाँ से यहाँ आ जाओ। तो सब में अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ही आ रहा है। तो आप अब जब भी अगर कहीं से सिलेक्ट करो और 5 अगर आता है तो आप कोई भी सिलेक्ट कर लो जो आपको अच्छा लगे, वो आपको मेन पेरेंट चेन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सपोज इसको ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा सर? बोलो, सही हो जाएगा। जो आपको अच्छा लगे उसको आप सिलेक्ट कर लो पेरेंट चेन में, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर। चौथा एग्जाम्पल, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन करें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन में आपको क्या ध्यान रखना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल का हम आपसे बात करते हैं। किसके बारे में बात करें? अगला एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। मान लो कि आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर ले लिया, ध्यान देना, ऐसा स्ट्रक्चर ले लिया, ऐसा स्ट्रक्चर ले लिया, और इसी का स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल के ही ऐसा ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 4 5 6। ठीक है, ध्यान समझना, देखो ध्यान से, ऐसा स्ट्रक्चर ले लिया, ठीक है ना। अब यहां पर क्या होता है कि चलो काउंट करके देखते हैं कि मैक्सिमम कार्बन कहां से मिलेगा। तो देखो यहां से काउंट करते हैं, एक यहां से यहां तो आ नहीं सकते क्योंकि इधर ज्यादा कार्बन दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अच्छा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहां से यहां सेलेक्ट करें, यहां से यहां सेलेक्ट करें तो 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, और अगर यहां से यहां सेलेक्ट करें मतलब कि इस इंड से इस इंड जाएं तो यहां भी 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। बाकी कहीं सेलेक्ट करोगे तो कम से कम मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात कि यहां से यहां जाओ चाहे यहां से यहां जाओ, एक ही चीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? यहां से यहां जाओ या यहां से यहां जाओ, दोनों क्या है सर? एक ही चीज है। इसलिए कोई एक सेलेक्ट कर लिए, कोई एक सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें भी 6, इसमें भी 6। सर यहां पे तो आपने बोल दिए कि अगर कहीं से सिलेक्ट करो और 5-5 कार्बन आ रहा है तो कोई भी सिलेक्ट कर लो वो सही हो जाएगा, कोई भी सिलेक्ट कर लो क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। तो इसमें भी अगर हम लोग बात करें तो कोई एक सिलेक्ट कर ले सही हो जाएगा? नहीं। अब यहां पर क्या होगा कि वो वाला सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? क्योंकि जब इसमें 5 कार्बन तुम सेलेक्ट कियो, 6 कार्बन का सेलेक्ट कियो, तो इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर देखो, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है सर? अलग अलग है। जैसे यहां पर इसके अलावा तुम कोई भी स्ट्रक्चर सेलेक्ट करके देखता तो सारे के सारे स्ट्रक्चर जो बनेंगे वो सेम टू सेम बनेंगे। जैसे इसका एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो कि 5 कार्बन था, 1 2 3 4 5 ले लिए, और एक हमारे पास यहां था और एक हमारे पास यहां पर था। इसके अलावा कोई और एक 5 कार्बन का सिलेक्ट करके देख लो, बिल्कुल एक सेम टू सेम दिखेगा। जैसे सपोज मान लो हम इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं 5 कार्बन का, कोई दिक्कत नहीं, देखो कर लिए, ठीक है। अब देखो अभी भी आपके पास, अभी भी देखोगे तो 1 2 नंबर पे एक ग्रुप मिथाइल ग्रुप लगा हुआ,
राइट। और 4 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसमें भी तुम अगर नंबरिंग कर दोगे, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, तो अभी भी देखो 2 नंबर पे एक क्या लगा हुआ, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, और 4 नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ। तो ये वाला आइडेंटिकल था, हर रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल है, इसलिए इसको कहीं से भी पेरेंट चेन सिलेक्ट करोगे तो सही माना जाएगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन आइटम भी 5 है और सिलेक्शन के बाद भी स्ट्रक्चर भी क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। इसलिए आप यहाँ से यहाँ कर लो या यहाँ से यहाँ कर लो या यहाँ से यहाँ कर लो, सारे के सारे क्या मिलेगा, आइडेंटिकल, इसलिए कहीं से भी कर लो चलेगा। लेकिन इस केसेस में वो ऐसा नहीं है, इस केसेस में ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर देखेगा तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछेगा तो कैसे करेंगे, है ना। मैक्सिमम नंबर तो सिलेक्ट किए, लेकिन क्या हुआ कि मैक्सिमम सेलेक्ट करते समय ये और ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो कैसे करेंगे। अगर सेम दिखता तो कोई भी सिलेक्ट कर लेते चलता, लेकिन डिफरेंट है तो क्या करेंगे। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे, इसके लिए हम लोग रूल्स को देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन के लिए रूल्स क्या कहता है। तो देखो क्या कहता है कि जब ऐसा सिचुएशन मिल जाए कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए फ्रॉम किसी भी इंड से, किसी भी इंड से अगर हम स्टार्ट करें और नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए। जैसे यहाँ से यहाँ स्टार्ट किए तो 6 कार्बन आ गया, यहाँ से यहाँ भी स्टार्ट किए तो 6 कार्बन हो गया, लेकिन दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं था। तो इस केसेस में क्या करेंगे, देखो रूल्स लिखा रहे हैं, आप इस रूल को ध्यान रखिएगा। इफ नंबर ऑफ कार्बन atoms are identical from any end of the parent chain, then those carbon chain will be selected, then those carbon chain will be selected as a main chain which contain the maximum number of substituents। देखो बेटा, कह रहा है कि अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि कहीं से भी नंबरिंग करना स्टार्ट करें और नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो उस केसेस में हम उसको मेन पेरेंट चेन कंसीडर कर लेते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है। तो पहले समझो कि सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, एक नया वर्ड से यहाँ पर आया सब्स्टिट्यूएंट्स। क्या आया सर, बोलो सब्स्टिट्यूएंट्स। देखो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में आपसे अगर हम बात करें कि सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है ना, सब्स्टिट्यूएंट्स। तो पहले इसको समझो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है ना। देखो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है ना, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है, कहता है द एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स and group of atoms which are attached with parent chain, is known as substituents, एग्जाम्पल कह रहा है कि दोज एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स विच इज अटैच्ड विथ पेरेंट चेन इज नोन एज सब्स्टिट्यूएंट्स। जैसे बेटा मान लो कि पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के लिए तो आपको मैं बता दिया, बोलो देखो ये मान लो, अब तुम खुद से देखो
इसको पैरेंट चेन सेलेक्ट करना है 1 2 3 4। तो पैरेंट चेन सेलेक्ट करते समय क्या ध्यान देना होता है, मैक्सिमम कार्बन एटम 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कहीं से भी अगर नंबरिंग करें तो 3 ही आ रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो कोई सिलेक्ट कर लो, जो आपको अच्छा लगे उसको सिलेक्ट कर लो। मान लो हम इसको सिलेक्ट कर लिए, इसको सिलेक्ट कर लिया, मैक्सिमम कार्बन इन ए चेन दैट इज नोन एज पैरेंट चेन। तो पैरेंट चेन में जो एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम जो अटैच रहते हैं, या पैरेंट चेन सिलेक्शन के बाद जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम बच जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स समझ में आया? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स बोलेंगे। और एग्जांपल देख लो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। मान लो यहां पर ऐसे लगा दे, यहां पर ऐसे लगा दे, देखना ध्यान से, है ना, यहां पे क्या कर दे, ऐसे लगा दे। तो पैरेंट चेन, तो जाहिर सी बात है कि पैरेंट चेन आपका कौन सा होगा बेटा, बताओ कौन सा होगा, यही वाला होगा। पैरेंट चेन कौन सा होगा, ये वाला होगा, है कि नहीं? तो ये जो बच गए, ये वाला जो है ये क्या है, बोलो, ये जो है ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स है। ठीक है, ये वाला क्या है सर, सब्स्टिट्यूएंट्स है। ठीक है, इसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट्स है, 2। इसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट्स है, 1, है ना। इसको नंबरिंग कर दो, 2 3, इसको नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5। तो कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक 2 पर सब्स्टिट्यूएंट्स है और दूसरा 4 पर सब्स्टिट्यूएंट्स है। यहाँ पर कहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स है, 2 पर सब्स्टिट्यूएंट्स है। द एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर अटैच्ड विद द पैरेंट चेन इज नोन एज सब्स्टिट्यूएंट्स। ये एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम जो पैरेंट चेन से अटैच है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, सब्स्टिट्यूएंट्स बोल रहे हैं। चलिए अब हम आते हैं प्रीवियस कंसेप्ट पे। तो कहता है कि जब हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आइडेंटिकल हो जाए, जब हम पैरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे तब बराबर हो जाए किसी भी इंड से, है ना, किसी भी इंड टू इंड से, तो उस केसेस में मेन पैरेंट चेन हम उसको मानते हैं, उस केसेस में मेन पैरेंट चेन, है ना, मेन जो चेन होगा, मेन जो पैरेंट चेन होगा या मेन जो चेन होगा उसको मानेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ, जिसमें क्या होगा बोलो, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होगा। ठीक है ना। जैसे हम लोग देखते हैं प्रीवियस एग्जांपल, देखो, जैसे तुम खुद से देखो, ये था ना एग्जांपल, अब तुम खुद से देखो कि इस एंड से इस एंड आए तो 6 कार्बन, इस एंड से इस एंड आया तो 6 कार्बन आया, लेकिन दोनों को दोनों ये स्ट्रक्चर सेम नहीं था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको किसको सही मानेंगे, किसको गलत मानेंगे? तो हमने क्या बोला कि वो वाला स्ट्रक्चर का मेन पैरेंट चेन सही माना जाएगा, मेन पैरेंट चेन माना जाएगा जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होगा। तो आप बताओ, अगर ये पैरेंट चेन है तो ये वाला क्या है बाबू, बोलो, ये वाला क्या है सर, सब्स्टिट्यूएंट्स है। और ये मेन पैरेंट चेन है तो ये वाला क्या है, बोलो, सब्स्टिट्यूएंट्स है। और ये भी क्या है सर, सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो इसमें तो टोटल एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है इससे, मेन पैरेंट चेन से पूरा एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? लेकिन इसमें ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप क्या है सर, अलग अलग है। तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स और इसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट्स है, 1 सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसलिए ये वाला गलत होगा और ये वाला हमेशा क्या होगा, सही होगा। तो आपको एग्जाम में, IIT या मेडिकल किसी भी एग्जाम में इस कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ध्यान रहेगा पक्का। चलो एक एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं, समझिएगा, एक एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल और देते हैं। अब जैसे देखो, सपोज मान लिया जाए, अगला एग्जाम्पल समझना, अगला एग्जाम्पल मान लो कि हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेकर के चले, तुम खुद से समझना इस चीजों को, हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेकर के चले, ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ऐसा एग्जाम्पल, और आपको करना क्या है, पैरेंट चेन सिलेक्ट करना है। तो पैरेंट चेन सिलेक्ट करते समय क्या ध्यान में होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, और अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम भी आइडेंटिकल हो जाए किसी भी एंड से, तो क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स देखना, जिसमें ज्यादा होगा वो मेरा मेन पैरेंट चेन होगा। सपोज मान लो कि यहां से अगर हम देखें, यहां से यहां देखें तो 1 2 3 4 5 6, यहां से यहां देखें तो 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6, यहां से यहां आ जाओ या यहां से यहां आ जाओ, दोनों एक ही चीज है।
ठीक है ना, क्यों? क्योंकि दोनों कार्बन इसी कार्बन से लगा हुआ, तो कोई जरूरी नहीं यहाँ जाइए चाहे यहाँ जाइए, दोनों मिल जाएगा, एक ही चीज़ है। लेकिन ये अलग अलग है, यहाँ से यहाँ एक अलग आएगा और यहाँ से यहाँ क्या आएगा, अलग अलग आएगा। तो कम से कम इसको हम दो पॉसिबिलिटी लेकर के चल रहे हैं। कितना पॉसिबिलिटी? दो। एक तो ये वाला सिलेक्ट कर लें और एक जो हम सिलेक्ट कर लें ये वाला सिलेक्ट कर लें, एक एंड से दूसरा एंड। चलो इसको नंबरिंग करके देखो, ये मेरे लिए फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। इसको करके देखो सर, 1 2 3 4 5 6 6 दोनों में आ गया, लेकिन दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं है सर। तब इस सिचुएशन में क्या चेक करेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा मेरा पेरेंट चेन सिलेक्शन सही है, तो चेक करेंगे कि सब ट्रीटमेंट किसमें ज़्यादा है। तो इसमें अगर देखोगे तो इसमें सिर्फ इस पेरेंट चेन से ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एक सब ट्रीटमेंट हुआ। यहाँ पर देखोगे तो ये वाला और ये वाला क्या है सर, दोनों अलग अलग है, मैंने दो सब ट्रीटमेंट्स है, मतलब इसमें दो हुआ, मतलब ये हो गया गलत और ये हो गया सर सही। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसा सिचुएशन मिलेगा तो आप समझ लेंगे। चलो, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैरेंट चेन में करना क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम को पैरेंट चेन में सिलेक्ट करना है, वही हमारा क्या होगा, मेन पैरेंट चेन होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत नहीं ना? चलो अगला एग्जांपल दिखाते हैं आपको, है ना, और एग्जांपल लेते हैं, है ना, और हम लोग एग्जांपल करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है, वो कार्बन के कितना बड़ा भी चेन दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ध्यान में समझना है। ठीक है, मान लो ऐसे करना है। अब बताओ इसमें से इसका अगर हमको नाम लिखना है तो सबसे पहले काम क्या करना होगा, पेरेंट चेन सेलेक्ट करना होगा। पेरेंट चेन सेलेक्ट करते समय क्या करना होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम को ध्यान में रखना होता है। चेक करो, आपको हर एक एंड पे, एक एंड से दूसरा एंड जाना है। चलो यहाँ से पहले यहाँ सेलेक्ट करते हैं, चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ से यहाँ है तो 9 कार्बन। चलो यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल क्या 10, तो 9 वाला तो ऐसे ही फेल हो गया। चलो यहाँ से यहाँ थोड़ा चेक कर लो, 1 2, अच्छा यहाँ से चलो या यहाँ से चलो, दोनों एक ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही कार्बन से लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8। अब बताओ यहाँ से यहाँ 9 और यहाँ से यहाँ 10 और यहाँ से यहाँ 8, तो कौन सा सही होगा बोलो? जाहिर सी बात है मैक्सिमम कार्बन वाला, है ना। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मेरा मेन पेरेंट चेन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 10 वाला। तो हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे सर, यहाँ से बोलो, यहाँ सेलेक्ट करेंगे ना, यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करेंगे और ये मेरा क्या हो जाएगा, सही पेरेंट चेन सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कब देखते हैं, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आइडेंटिकल हो जाए, बराबर हो जाए। ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है और एक में नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है और फिर भी सब्स्टिट्यूएंट्स के देख रहे हैं। नहीं, सब्स्टिट्यूएंट्स के थिंकिंग तब करते हैं जब नंबर ऑफ कार्बन एटम बराबर हो जाए। अगर ज़्यादा है तो फिर हमको सब्स्टिट्यूएंट्स से कोई मतलब नहीं है। जिसमें ज़्यादा, जिस पेरेंट चेन में ज़्यादा कार्बन होगा वही पेरेंट चेन, वही मेरा पेरेंट चेन क्या हो जाएगा, मेन पेरेंट चेन कहला जाएगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ 9 था, यहाँ से यहाँ किया तो 8 था और यहाँ से यहाँ किया तो 10 था, तो यहाँ से यहाँ 10 कर लेंगे। ठीक है, आपको समझ में आई? तो ये आपको हो गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेरेंट चेन, आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, अब एक स्ट्रक्चर और आपको दिखाता हूँ, है ना, एक स्ट्रक्चर और दिखाता हूँ। ये तो सारे के सारे क्या हो गए सर, ओपन चेन में हो गए, ओपन चेन में हो गए। अच्छा, कभी कभी क्या होगा कि आपको हो सकता है रिंग बना करके दे दे, आपको हो सकता है ऐसा रिंग बना दे, ऐसा रिंग बना दे, क्या होगा, ऐसा रिंग बना दे। तो जब रिंग के फॉर्म में रहेगा मतलब ओपन चेन का और रिंग के फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा, क्योंकि अभी तक हम जितना एग्जांपल लिए सारे के सारे एग्जांपल कैसा था, सिर्फ ओपन चेन वाला था, लेकिन आपसे क्लोज चेन वाला भी दे सकता है। तो क्लोज चेन जब इस तरह का स्ट्रक्चर बना करके दे देगा तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझना, हम लोग आगे बात करते हैं अगला पेज में, कि जब आपको सपोज मान लो कि ओपन चेन हो जाए, ओपन चेन मिले प्लस रिंग चेन मिले, रिंग चेन मिले, ठीक है। अगर ओपन चेन और रिंग चेन दोनों हो जाए तो क्या होगा, ठीक है ना, ध्यान से समझना। यहां पर एक आपको हम एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसको ध्यान से समझना। बॉन्ड लाइन नोटेशन,
इसके बारे में पहले समझो। बॉन्ड लाइन नोटेशन ये क्या होता है, बॉन्ड लाइन नोटेशन है ना, ये क्या होता है, इसको पहले समझो। बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है, ठीक है ना, बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या होता है इसको पहले समझो, फिर आपको पैरामीटर्स सिलेक्ट करना सिखाएंगे। कहता है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन या बॉन्ड लाइन नोटेशन है ना, इट इज ए सच टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ देखो बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन है बेटा, समझना। इट इज अ सच टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स in which homoatom and homoatom attached hydrogens are not retained while heteroatoms and heteroatom attached hydrogen आर रिटेन। ध्यान से समझना, कह रहा है कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जिसमें होता क्या है कि होमो एटम्स और होमो एटम अटैच्ड हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता है, नहीं लिखा जाता है, लेकिन हेट्रो एटम्स और हेट्रो एटम अटैच्ड हाइड्रोजन को दिखाया जाता है, लिखा जाता है। ऐसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। और आपको अच्छे से पता होगा कि होमो एटम्स और हेट्रो एटम्स क्या होता है। आपको मैंने बताया था कि एटम्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। एटम जो होते हैं वो कितना तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होमो एटम्स, मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूं, होमो एटम्स, और दूसरा होमो एटम, ठीक है, और दूसरा हेट्रो एटम्स। और एग्जांपल में अगर हम बात करें तो होमो एटम में मैंने क्या बोला था, कार्बन और हाइड्रोजन जो होता है वो होमो एटम होता है, बोले थे, बोलो, कार्बन हाइड्रोजन होमो एटम होता है। और कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो भी एटम आपको दिख गया एक्सेट्रा, जो भी एटम आपको दिख गया वो सारे के सारे क्या है सर, हेट्रो एटम्स है ना। कार्बन हाइड्रोजन होमो एटम होता है और कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, हेट्रो एटम होते हैं। तो कहता है बॉन्ड लाइन नोटेशन में, बॉन्ड लाइन नोटेशन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन है, उसमें कहता है कि जो होमो एटम्स जो दिख रहा है, कार्बन हाइड्रोजन जो दिख रहा है वो आपको लिखा हुआ मिलेगा नहीं, आपको शो अप किया हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हेट्रो एटम्स और हेट्रो एटम्स अटैच्ड हाइड्रोजन है वो आपको देखने को मिलेगा। ऐसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। देखो कैसे, एग्जांपल समझना। जैसे मान लो कि एक लाइन खींच दिए, ठीक है। अब ये लाइन खींच दिए तो देखो तुम्हारे लाइफ में इसको क्या इंपॉर्टेंस है, तुम इसको क्या बोल सकते हो कि सर एक लाइन है सर। आप इसको अगर मैं बोलूँ कर ये देखो ये क्या है, तो तुम क्या बोलोगे कि सर ये लाइन है। लेकिन हम केमिस्ट्री में इसको लाइन ही तक इंपॉर्टेंट नहीं है, एक लाइन ही तक सीमित नहीं रह गया। या तुम ज़्यादा से ज़्यादा इसको बोलोगे तो क्या बोल दोगे, बॉन्ड बोल दोगे। तो ये बॉन्ड तक ही सीमित नहीं है, मेरे लाइफ में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे समझना है ना। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में एक पहले नोट लिखा रहा हूं, पहले नोट को समझो, है ना। नोट लिखा रहे, पहले नोट के समझो। देखो नोट के समझो। नोट कहता है कि इन बॉन्ड लाइन नोटेशन, इन बॉन्ड लाइन नोटेशन, इन बॉन्ड लाइन नोटेशन in bond line notation every cross
है ना, एवरी डॉट्स, है ना, एवरी एंगल should be considered as number of कार्बन एटम्स। क्या समझ में आया? कह रहा है बॉन्ड लाइन नोटेशन के नोट में हमने क्या लिखाया कि इन बॉन्ड लाइन नोटेशन जितनी भी क्रॉस है, एवरी क्रॉस, या यूं कह ले एवरी क्रॉस या एवरी डॉट्स या एवरी एंगल, जितने भी क्रॉस है या एंगल के फॉर्म में है या डॉट्स के फॉर्म में है, वो सारे के सारे कंसीडर किया जाता है, बोलो, नंबर ऑफ कार्बन एटम की तरह। तो अब तुम खुद से सोचो कि अगर ये लाइन बना हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है कि दो पॉइंट को मिला करके बना होगा, बिना पॉइंट से तो लाइन खिंचाएगा नहीं खिंचाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? या दो डॉट्स वहां पर होंगे, जैसे देखो एक पॉइंट जिसको बोल रहे हैं, हमने क्या बोल रहे हैं, डॉट्स भी बोल रहे हैं। तो ये जो पॉइंट जो है, ये जो डॉट है जिससे एक लाइन खिंचाया हुआ है, एक बॉन्ड की तरह दिख रहा है, इसको हम लोग इस पॉइंट और डॉट्स को किसकी तरह ट्रीट करेंगे, कार्बन की तरह ट्रीट करेंगे। कहने का मतलब कि ये पॉइंट नहीं है, ये कार्बन है और ये भी कार्बन है। क्या है सर? कार्बन है और ये भी कार्बन है। कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर या ये स्ट्रक्चर, ये दोनों के दोनों क्या है सर? सेम है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, यहाँ कार्बन नहीं लिखूं, सिर्फ ये लाइन को रखूं, तो यहाँ पे जो पॉइंट था, है ना, यहाँ पे जो पॉइंट था, ये जो पॉइंट था वो क्या था सर? कार्बन था। तो इसका मतलब ये होता है, और इसका मतलब क्या होता है बेटा? तो अगर कार्बन है तो इसके पास हाइड्रोजन भी होगा। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, CH3 और CH3, ठीक है। तो एक्चुअली क्योंकि CH3 लिखने में टाइम जाता है, ये जूनियर क्लासेस 10 तक सही है, लेकिन 11th क्लास में इतना टाइम देकर के आपको नहीं लिखा जाएगा कि CH3 लिखो, डायरेक्ट कार्बन लिख देगा। और इससे भी अगर शॉर्ट लिखना, बहुत जल्दी लिखना, तो एक लाइन खींच देगा। आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए, आपको पूरी की पूरी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब जाकर के आपको केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आएगा। तो अब ध्यान से समझिएगा। अब जैसे देखो भैया, अगर हम आपके सामने और एग्जाम्पल दिखाते हैं, ऐसे कर दिए, तो अगर ये ऐसे किया तो इसका मतलब ये सिर्फ स्ट्रक्चर, इस जो स्ट्रक्चर है इसका मीनिंग है। कैसे सर? देखो ये वाला क्या होगा सर? डॉट हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? डॉट हो जाएगा। अगर इसको ट्रीट कर तो ये वाला कैसा दिख रहा है? एंगल की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कहने का मतलब है कि ये ऐसा नहीं है। कैसा है सर? अगर हम इसको और करके दिखाए तो ये कैसा है? बोलो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोलो कार्बन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ये क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। सर कार्बन है, यहाँ भी क्या है सर? कार्बन है, और यहाँ भी क्या है सर? कार्बन है, राइट। ये स्ट्रक्चर का मतलब ये स्ट्रक्चर। और अगर चाहो तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा CH3, ऊपर हो जाएगा सर CH2, और यहाँ हो जाएगा सर CH3। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो कार्बन दिख रहा है, नहीं तो हाइड्रोजन दिख रहा है। तो जहां पर भी होमो एटम्स और उससे अटैच हाइड्रोजन नहीं दिखाया जाएगा, ऐसी रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन। क्या बोलेंगे? बॉन्ड लाइन नोटेशन। जैसे और एग्जांपल देख लो, अगर सपोज मान लो कि हम ऐसा एग्जांपल ले ले, कैसा ले ले सर? ऐसा वाला एग्जांपल ले ले, ऐसा वाला एग्जांपल ले लो। तो क्या इसको तुम क्रॉस कंसीडर कर सकते हो? अगर क्रॉस कंसीडर होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्बन। जहाँ पे भी क्रॉस दिख जाए, एंगल दिख जाए, डॉट्स दिख जाए, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? कार्बन की तरह ट्रीट करते हैं, कार्बन की तरह वो एक्ट होता है। तो देखो ये भी कार्बन होगा, ये भी कार्बन होगा, ये भी कार्बन होगा, ये भी कार्बन होगा, क्योंकि डॉट्स तो होंगे। और ये इसको अगर हम क्या बोल दे? क्रॉस बोल दे, तो यहाँ पे भी कार्बन होगा। कहने का मतलब है कि यह स्ट्रक्चर कैसा है सर? यह स्ट्रक्चर कार्बन, और बीच में भी कार्बन, और यहाँ से भी कार्बन, ये भी कार्बन, और यहाँ से भी कार्बन। कहने का मतलब यह स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। लेकिन इतना टाइम देने से अच्छा है कि डायरेक्ट हमको इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, और आने वाले समय में हम कार्बन हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे। बच्चा वाला खेल हम लोग खेल नहीं खेलेंगे। हम लोग सीनियर हो गए हैं तो चीज़ों को समझेंगे भी कि कैसे लिखा जाता है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ, इस रिप्रेजेंटेशन को बोलेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन। और एग्जाम्पल देखो, अगर मैं तुमसे ये पूछूं, कर ये बताओ ये किसका स्ट्रक्चर है? देखो ये इसका मतलब क्या है, तो तुम खुद से समझो इसका मतलब क्या होगा। यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन होगा, ये भी कार्बन होगा, ये भी कार्बन होगा, और ये भी कार्बन होगा। मतलब इसको स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा बोलो?
कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 3 हो गया, 4 5 और यहाँ पर क्या हो गया? 6 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? और एग्जाम्पल देख लो, सपोज मान लो कि आपको हम ऐसा ले लिए, देखना ध्यान से, ऐसा ले लिए, है ना, ऐसा ले लिए, देखना ध्यान से, ऐसा ले लिए, ऐसा ले लिए, तो क्या होगा? देखो ध्यान से, अब देखो भैया, ये यहां पे कार्बन होगा, यहां भी कार्बन होगा क्योंकि क्रॉस की तरह दिख रहा है, ये भी कार्बन होगा, ये भी कार्बन होगा, यहां पे भी कार्बन, यहां भी कार्बन और यहां भी कार्बन होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा। अगर मैं बोलूं कि काउंट द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ स्ट्रक्चर, तो कितना कार्बन हो जाएगा? तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 और 1 7। कहने का मतलब है कि ये स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर है, लेकिन ये स्ट्रक्चर किस रिप्रेजेंटेशन में था? बॉन्ड लाइन नोटेशन। पूरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम लोग 4 तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आप देखते हैं उतना ही नहीं होता, 4 रिप्रेजेंटेशन इसका होता है, जिसमें से एक रिप्रेजेंटेशन आपको मैं बता रहा हूँ, बॉन्ड लाइन नोटेशन बता रहे हैं। ठीक है ना? तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन हाइड्रोजन लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, हम समझेंगे तो पता चल जाएगा कि कार्बन है या नहीं है। ठीक है ना? तो अब देखो, अगर ये चीज समझ में आ गया, और भी अगर एग्जांपल बोलो तो और भी एग्जांपल दे देते हैं। मान लो कि आपको हमने ये एग्जांपल ले लिया, देखो ध्यान से, ये एग्जांपल ले लिया, तो इसका क्या मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये समझ रहे हो कि सर यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। और हाइड्रोजन आप खुद से लगा सकते हैं, हाइड्रोजन लगाने की जरूरी नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना जरूरी होगा उतना हाइड्रोजन लगेगा, वो आपके अनुसार होगी, ये इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, आप इसको खुद से कर सकते हैं। चलो अगला पेज में हम चलते हैं, यहाँ पे देखना ध्यान से। अब हम लोग बात करते हैं, क्या बात कर रहे थे कि हम लोग ओपन चेन और क्लोज चेन के अगर हमें मिला तो उसको पैरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे, है ना? क्या हमारा टॉपिक था? ओपन चेन एंड क्लोज चेन। क्लोज्ड या रिंग चेन एक ही चीज है। ऐसा अगर मिलेगा तो पैरेंट चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे? देखो बाबू, हम लोग बात करते हैं, मान लो आपको ऐसा दिया हुआ है, तो इसका मतलब तो समझ में आ रहा है कि कितना कार्बन, इसमें 3 कार्बन है ना, 1 2 3, है ना? कितना कार्बन होगा? 1 2 3। तो इसमें क्या होगा? इसमें भी वही रूल्स लगता है, चाहे ओपन चेन हो या क्लोज चेन हो, ठीक है ना? इसमें भी वही रूल्स लगता है कि मैक्सिमम कार्बन को पैरेंट चेन में सिलेक्ट कर लेना। तो जाहिर सी बात है कि इसको पैरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे तो ऐसा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ऐसा सिलेक्ट कर लेंगे, ये मेरा क्या हो जाएगा सर? पैरेंट चेन हो जाएगा। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल, मान लो कि तुम्हारे पास हम एक ऐसा एग्जाम्पल ले लिए, देखना ध्यान से, इससे पहले इसी के एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखना, ठीक है? ऐसा एग्जाम्पल ले लिए, ऐसा एग्जाम्पल ले ले। तो अब देखो, एक कार्बन यहां भी है और 3 कार्बन यहां भी है, तो इसमें देखो, इसमें एक ओपन चेन भी है, एक कार्बन और ले रहे हैं, ठीक है? आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है ना? एक कार्बन हमने क्या लिया? और ले लिया। अब देखो, तो तुम पहले समझो कि इसमें कितना टोटल कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है। 3 कार्बन रिंग में है और 2 कार्बन ओपन चेन में है ना? देखो, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है कि नहीं? हाँ है ना? बताओ, बिल्कुल है। तो 3 कार्बन कितना सर? रिंग में है, और 2 कार्बन कहाँ है सर? ओपन चेन में है। तो इसमें भी वही देखेंगे कि मैक्सिमम कार्बन किस में है सर? मैक्सिमम कार्बन जो है रिंग में है और 2 कार्बन है ओपन में। इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो इसको पैरेंट चेन सेलेक्ट कर लेंगे, पैरेंट चेन इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम तीसरा एग्जाम्पल के बारे में बात करें, अगर ये हमारे पास ऐसा होता, तो देखो, इसमें टोटल कार्बन कितना? 1 2 3 4, इसमें टोटल कितना? 1 2 3 होगा, है कि नहीं? तो अब देखो, इस रिंग में लेकिन एक टाइम पे हम एक ही पैरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, या तो ओपन चेन का सेलेक्ट कर लो या तो रिंग का सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना? आप एक बार में पूरा सेलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मान के चलो हम आपको इसके बारे में बात करें, इसके बारे में, तो आप ऐसे सेलेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे नहीं सिलेक्ट होगा पैरेंट चेन, ध्यान में रखना, ऐसे सेलेक्ट कभी भी नहीं होता है ना? कि हम रिंग को भी ले लिए और पैरेंट चेन को भी ले लिए, ऐसे नहीं हो सकता। रिंग को भी ले लिया और ओपन चेन को ले लिया, ऐसे सिलेक्शन
नहीं होता है। या तो रिंग के लीजिए या तो ओपन चेन के लीजिए। जैसे यहाँ पे 3 कार्बन था रिंग में, 2 कार्बन था ओपन में, तो हमने ओपन को छोड़ दिया और रिंग के ले लिया। यहाँ पे देखो रिंग में 3 कार्बन है, ओपन में 4 कार्बन है, तो मेरा मेन पेरेंट चेन जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बोलो ओपन चेन वाला हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 5 कार्बन का चेन बना दिए, 5 कार्बन का चेन बन गया। अब बताओ 5 कार्बन का चेन बन गया, अब बताओ कि कौन सा सिलेक्ट होगा। तो देखो रिंग में 5 कार्बन और ओपन में 2 कार्बन, जाहिर सी बात है कि ये वाला मेरा मेन पेरेंट चेन हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। ये 4th एग्जांपल है। 5th एग्जांपल देखो तुम, 6 कार्बन ले लो, 6 कार्बन ले लो, ठीक है, हमने ऐसा ले लिया। अब देखो इसमें कितना कार्बन है, इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अगर ऐसा ले ले तो अब बताओ इसमें 5 इसमें 6, तो कौन सा सिलेक्ट होगा, बोलो 6 वाला सिलेक्ट हो जाएगा, है ना, ओपन वाला नहीं होगा। तो जब ओपन चेन और क्लोज चेन मिले तो ध्यान रखिएगा कि इसमें भी मैक्सिमम मिनिमम कार्बन लगाते हैं। लेकिन ये सारे के सारे जो रूल्स बता रहे हैं, ये सिर्फ रूल्स हम आपको बता रहे हैं किसके लिए, तो अल्केन के लिए बता रहे हैं, अल्कीन और अल्काइन के लिए नहीं बता रहे। हम जो स्टडी कर रहे हैं पेरेंट चेन सेलेक्ट करना, वो सिर्फ अल्केन के लिए हुआ है, चाहे वो ओपन चेन में हो या तो रिंग चेन में हो। तो क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट चेन समझ में आया। अगर ओपन चेन के फॉर्म में रहेगा या रिंग चेन के फॉर्म में रहेगा, इस सिचुएशन में भी सिलेक्ट कर लेंगे, या सिर्फ ओपन चेन के फॉर्म में रहेगा, वहां भी आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे तो ओपन चेन और क्लोज चेन भी हो, और लेकिन साथ में उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी दिया हुआ हो। कहने का मतलब है कि उसमें क्या करेगा कि आपको अल्कीन और अल्काइन का भी केस रखा जा सकता है। ये जो सारे के सारे कंसेप्ट हम बताएं तो सिर्फ अल्केन में कंसेप्ट लगाना, अगर अल्केन के क्वेश्चन है वहां पे लगाना है कि मैक्सिमम कार्बन कंटेनिंग इन ए चेन दैट इज नोन एज पेरेंट चेन। ठीक है, राइट। अब अगर अल्कीन के मिलता है अल्काइन के मिलता है तो कैसे देखेंगे, चलो ठीक है सर। तो आगे केसेस हम लोग देखते हैं, ठीक है, अल्कीन का केसेस देखते हैं। लेकिन आज क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं चाहता हूं कि ये लेक्चर यहीं तक मैं इसको समाप्त करूं। अगले लेक्चर में जब हम आएंगे आपसे तो हाउ टू सेलेक्ट पेरेंट चेन इन केस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, ये दोनों केसेस हम लोग देख लेंगे और आइडेंटिफिकेशन मेरा फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड चीज किस पे, तो नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन। देखो नॉमेनक्लेचर इतना सिस्टमेटिक नेम है बेटा कि अगर आप पूरा रूल्स अगर आपको कमांड में है, पूरा रूल्स आपको अगर अच्छे से पता है तो नॉमेनक्लेचर कभी भी गलत नहीं होगा, बिल्कुल 4 मार्क्स आपको आसानी से मुफ्त में मिल जाएगा। और वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको जैसी क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर के मिलेगा वो आप देखते ही उसको आंसर बनाओगे, देखते ही इसको आंसर मारोगे, आपसे छूटेगा नहीं, कभी गलती होने के चांसेस बिल्कुल फ्रैक्शन भी नहीं रहेगा। लेकिन बशर्ते कंडीशन क्या है कि जितना मैं कंसेप्ट बता रहा हूं वो आपको पूरा का पूरा माइंड में सेट होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी आगे हम देखते हैं, आपको अगले लेक्चर में मिलते हैं। आप इसको बढ़िया से देखिए, बढ़िया से समझिए, पॉज कर करके स्ट्रक्चर बनाइए, पॉज कर करके नोट्स बनाइए और कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से सीखिए। ओके, चलो थैंक यू, बाय।